आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण और सारणीयन। आंकड़ों का संकलन। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? सांख्यिकीय अन्वेषक जो होते हैं, जिन आंकड़ों का वे स्वयं या अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से नए सिरे से पहली बार जो आंकड़े एकत्रित करता है, संग्रहित करता है, उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। अब जो प्राथमिक आंकड़े हैं, उनके संकलन की अर्थात उन्हें एकत्रित करने की दो विधियां होती हैं। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण और दूसरा परोक्ष अन्वेषण। प्रत्यक्ष का मतलब जो हम सीधे करते हैं डायरेक्टली, और परोक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट जो हम कलेक्ट करते हैं। अब हम यहाँ सबसे पहले समझते हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण को। तो इस विधि में अन्वेषक स्वयं उन व्यक्तियों के संपर्क में आता है जिनके विषय में उसे अन्वेषण करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग का मिस्टेक रह गया है। तो यहाँ पर इस विधि में अन्वेषण की जगह अन्वेषक पढ़िएगा आप। तो अन्वेषक स्वयं उन व्यक्तियों के संपर्क में आता है जिनके विषय में उन्हें अन्वेषण करना होता है। परोक्ष अन्वेषण की बात करें तो परोक्ष अन्वेषण जो है, इस विधि में निम्नलिखित प्रकार से सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। मतलब जो सूचनाएं प्राप्त करने की जो विधियां हैं वो अलग अलग तरह की हो सकती हैं। कि जब हमें दूसरों से ही सूचनाएं लेनी हैं तो वो अलग अलग तरह से हो सकती है। तो सबसे पहले हमारी है प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर। मतलब आपको जिनके बारे में सूचना एकत्र करनी है, उन्हीं से हम क्या करते हैं, प्रगणक जो होते हैं उनको भेज के उनसे अनुसूचियां भरवा ली जाती हैं। इस विधि में अन्वेषक जांच से संबंधित प्रश्नों की एक अनुसूची तैयार करता है कि उसे क्या क्या जानकारी चाहिए, उनको प्रश्न रूप में तैयार करता है और प्रशिक्षित प्रगणकों को, यानी कि जो गणना करने वाले उन्हें देता है। तब प्रगणक संबंधित वस्तुओं से आवश्यक प्रश्न पूछकर उत्तर अनुसूची में लिखते हैं। मतलब वो प्रगणक जो हैं जाते हैं और सूचकों को, जो सूचना देने वाले हैं, उनसे आवश्यक सूचनाएं लेते हैं, प्रश्न पूछते हैं और उनके उत्तर अनुसूची में लिखते जाते हैं, जिस प्रकार की उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरा तरीका ये है कि आप वो उस प्रश्नावली को, उस अनुसूची को क्या करें कि सूचक को ही दे दें। इस विधि में अन्वेषक जांच से संबंधित एक अनुसूची तैयार करता है तथा उसे सूचकों तक सूचना प्राप्त करने को भेजता है। फिर सूचक ये सूचनाएं भरकर पुनः भेज देता है। यहाँ पर जो विधि है, यहाँ पर दो प्रकार से होती है कि ये तो आप उन्हें किसी डाक माध्यम से, पोस्टल मीडियम से जो है भेज सकते हैं, और दूसरा आप व्यक्तिगत उन्हें देते हैं और उनसे भरवा करके पुनः वापस प्राप्त कर लेते हैं। तीसरी जो विधि है, वो तीसरी विधि है हमारी स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं के द्वारा। इस विधि में अन्वेषक विभिन्न स्थानों पर स्थानीय व्यक्तियों और संवाददाताओं को सूचना देने के लिए नियुक्त कर देता है कि भाई यहाँ से संबंधित आपको इस तरह की सूचनाएं जो हमें प्रेषित करनी है, और फिर वे लोग उसे समय समय पर वहाँ से संबंधित सूचनाएं देते हैं। चौथा जो है हमारे पास, वह है विशेषज्ञों के माध्यम से परोक्ष मौखिक अन्वेषण। इसके अंतर्गत क्या होता है, इस विधि में सूचनाएं उन व्यक्तियों से प्राप्त नहीं की जाती जो अन्वेषक से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित तृतीय पक्षकारों, जिन्हें साक्षी कहते हैं, के सहयोग से प्राप्त करते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर इन माध्यमों से प्राप्त किए गए आंकड़ों को काफ़ी हद तक शुद्ध माना जा सकता है, लेकिन इसमें समय और धन, इनका बहुत ज़्यादा व्यय होता है। समय भी ज़्यादा लगता है और धन भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इन प्राथमिक आंकड़ों के बजाय जब हमें समय और धन की बचत करनी होती है तो हम द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग करते हैं।
तो द्वितीयक आंकड़े क्या हैं? आंकड़े जो पूर्व में किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी उद्देश्य के लिए एकत्रित किए गए हों तथा इसका उपयोग अन्य कोई अन्वेषक अपने उद्देश्य के लिए करना चाहता है, तो ये आंकड़े उसके लिए द्वितीयक आंकड़े होंगे। मतलब कोई व्यक्ति, कोई अन्वेषक पूर्व में किसी के द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों का उपयोग जब अपने किसी कार्य के लिए करता है तो उसे हम द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। जो द्वितीयक आंकड़े हैं उनके संकलन की जो विधियां हैं वो अलग अलग प्रकार की हैं। सबसे पहले हम प्रकाशित स्रोत लेते हैं। प्रकाशित स्रोत प्रकाशित स्रोत वो होते हैं जिनमें सूचनाएं जो है आंकड़े पहले से प्रकाशित हो चुके हैं और उन्हें हम हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोग में लेते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सरकारी प्रकाशन, अर्ध सरकारी प्रकाशन, परिषदों एवं व्यापारिक संगठनों के प्रकाशन, अनुसंधान संस्थानों के प्रकाशन, पत्र पत्रिकाएं, शोधार्थियों के प्रकाशित शोध। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि जिनमें ये सूचनाओं को प्रकाशित कर देते हैं एक बार और इनको हम हमारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्राप्त करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि आंकड़े एकत्रित तो हो जाते हैं लेकिन वो किसी कारणवश प्रकाशित नहीं हो पाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं अप्रकाशित स्रोत, जो हमारा अगला बिंदु है। अप्रकाशित स्रोत जैसे किसी कार्यालय की फाइल है, प्रलेख है, रजिस्टर या अनुसंधान के जो करते हैं अनुसंधानकर्ताओं की कुछ डायरियाँ जिनमें वो अपनी जानकारियों को लिखते हैं, तो ये प्रकार के स्रोत जो कहलाते हैं वो अप्रकाशित स्रोत कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम आंकड़ों का वर्गीकरण। आंकड़ों का वर्गीकरण क्या होता है? आंकड़ों को सही रूप से समझने, अध्ययन करने और इनका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए उनको विभिन्न शीर्षकों के अनुसार विभाजित करना वर्गीकरण कहलाता है। आंकड़ों का जो वर्गीकरण है मुख्यतः अलग अलग प्रकार से किया जाता है, जिसमें हम पहले बात करते हैं भौगोलिक आधार पर। भौगोलिक आधार पर इसके अंतर्गत आंकड़ों का वर्गीकरण स्थान या क्षेत्र के आधार पर किया जाता है कि ये आंकड़े किस स्थान के हैं या किस क्षेत्र के हैं, उस आधार पर। उसके बाद समयानुसार, अर्थात वो किस समय से संबंधित हैं आंकड़े, तो उसे हम समय अनुसार कह देते हैं। यदि आंकड़ों को घंटे, दिन, सप्ताह, माह या वर्ष के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है तो उसे समय अनुसार वर्गीकरण कहते हैं। तीसरा जो है वो गुणवत्ता के आधार पर होता है, जो हम कहते हैं गुणात्मक आधार पर। जब आंकड़ों को वर्णनात्मक विशेषताओं अथवा गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करते हैं तो ऐसे वर्गीकरण को गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। तो जो वर्गीकरण है आंकड़ों का वो अलग अलग प्रकार से होता है, भौगोलिक आधार पर, समय के आधार पर और गुणात्मक आधार पर। अब बात करते हैं इनके वर्गीकरण और सारणियन को लेकर के। तो आंकड़ों का संकलन और वर्गीकरण में हमारा अगला है सारणियन। तो सारणियन में हमारे पास यहाँ पर दो प्रकार की यहाँ पर श्रेणियाँ हमें आंकड़ों में देखने को मिलती हैं। समावेशी श्रेणी। अब समावेशी श्रेणी और अपवर्ती श्रेणी में बात करें तो सबसे पहले हम समावेशी श्रेणी की बात कर लेते हैं। इस श्रेणी में ऊपरी और निम्न सीमा दोनों ही मानों को उसी वर्ग में रखा जाता है। इसमें एक वर्ग की ऊपरी तथा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा समान नहीं होती है, उनकी ऊपरी और निम्न सीमाओं में भी अंतर रहता है। इसी में हम बात करें संचयी बारंबारता की, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है इसलिए आपको यहाँ पर समझा दी जा रही है। संचयी बारंबारता क्या होती है कि किसी एक अंक की संचयी बारंबारता उस अंक व उससे पहले वाले समस्त अंकों की बारंबारताओं का योग है। जब इनको आरोही क्रम में जमाया जाता है तो वहाँ पर किसी अंक की जो संचयी बारंबारता है वो क्या होती है, उस अंक और उससे पहले जितने अंक आए उन सभी की बारंबारताओं का योग, जिसको हम संचयी बारंबारता या CF कहते हैं। और जब सारणी में लिखा जाता है तो अब CF नाम से हम हेडिंग लगाते हैं, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं। इसके बाद जब हम सारणी बनाते हैं तो उसको कहते हैं सारणियन। सारणियन क्या है
कि जो वर्गीकृत आंकड़े हैं उनको तुलनात्मक सारणी के रूप में प्रस्तुत करना, इस बात को हम सारणीयन कहते हैं। अर्थात जो हमने आंकड़े एकत्रित किए, चाहे वो प्राथमिक आंकड़े हैं चाहे द्वितीयक आंकड़े हैं, उनको अलग अलग आधारों पर सारणी बना करके जब उनमें सारणियों में वर्गीकृत करते हैं तो उसे सारणीयन कहते हैं। अब अगला बिंदु हमारा आता है सारणीयन का महत्व के सारणीयन क्यों किया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें समझने में सुगमता रहती है, तो यह प्रभावशाली विधि है, तुलनीय है, तुलना आसानी से की जा सकती है, इसमें स्थान की बचत होती है, पूरे विवरणात्मक ना देकर के हम सारणीबद्ध इनको कर लेते हैं, इसमें समय की बचत होती है, लिखने में और पढ़ने में और समझने में जो समय लगता है उसमें कमी आ जाती है, प्रदर्शन इसका बेहतर होता है, आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है, सांख्यिकीय विवेचन अर्थात जो स्टैटिकल जो कैलकुलेशन है वो हमारी बहुत आसानी से हो जाती है जब हमें आंकड़े सारणीबद्ध मिल जाए वर्गीकृत किए हुए, और यहाँ से हम अशुद्धियों की जांच भी आसानी से कर पाते हैं। अब इसमें जो सारणियाँ बनती है वो सारणियाँ अलग अलग प्रकार की होती हैं। सारणियों को अलग अलग आधारों पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले हम बात करें उद्देश्य के आधार पर, तो उद्देश्य के आधार पर होते हैं हमारे पास दो प्रकार से, एक हमारा सामान्य उद्देश्य और दूसरा हमारा कोई विशेष उद्देश्य। इसके बाद हम बात करें मौलिकता की, तो मौलिकता के आधार पर जो है सारणी जो है हमारी वो दो प्रकार की होती है, एक प्राथमिक सारणी और दूसरा व्युत्पन्न सारणी, कि वो पहली बार बनाई गई है या किसी और सारणी से हमने मॉडिफाई करके व्युत्पन्न की है। दूसरा हमारा रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर जो सारणियाँ होती है वो हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक सरल होती है और एक जटिल होती है। सरल सारणियाँ जिनमें कॉलम कम होते हैं, स्तंभ कम होते हैं, और जटिल में जो है अलग अलग आधारों को, अलग अलग तरह की सूचनाओं को एक ही सारणी में दर्शाया जाता है, जिनको पढ़ना थोड़ा सा जटिल होता है। एक उत्तम सारणी के गुण, एक सारणी उत्तम सारणी कब होती है, जब उसमें निम्नलिखित गुण हो, जैसे हमारा सारणी की संख्या, शीर्षक, अनुशीर्षक, अनुशीर्षक के साथ सारणी का मुख्य भाग हो, उसमें आंकड़ों का योग हो, रेखाएं खींचना, रिक्त स्थान उनमें छोड़ना, पदों की व्यवस्था और उनका उद्गम, ये सारी वो बातें हैं जो हमारी सारणी को बड़ी उपयोगी बनाती हैं और हमें सारी की सारी जानकारियाँ बड़े आसानी से सरल शब्दों में मिल जाती हैं। तो आज की कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।